अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपसे। जिस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो भी कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होगी उनकी, तो वो उनको फैसिलिटेट करेंगे। जो भी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होंगे उनको इन टर्म्स ऑफ जो भी उनका स्टडी मटेरियल होगा सीए फाइनल के लिए, या उनकी जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो उन्होंने फ़ी पे करना होती है ICAP में एग्ज़ाम फ़ी, तो उनको फैसिलिटेट करेंगे और उनको रिम्बर्स कर देंगे जितने एक्सपेंसेस होंगे। अगर हम ऑन दी अदर हैंड ऑडिट फर्म्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड होता है तो उनके स्टाइपेंड पूरा नहीं मिलता, जो कि ICAP के रूल्स की वायलेशन है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो वो 1 साल बाद जाके 1000 के करीब पैसे जो है ना वो इंक्रीज़ होना होते हैं, लेकिन अटैम्प्ट की बात करें वो 6 महीने बाद आती है और स्टडी के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। तो क्या ही अच्छी बात हो कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ऑडिट फर्म है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया, अगर वो ले लें इस तरह के इनिशिएटिव कि स्टूडेंट्स को सारी फ़ी नहीं, एटलीस्ट 50% ऑफ ICAP फ़ी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है या उनकी एग्ज़ाम फ़ी है उसमें कंपनसेट कर दें, तो कितना अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप ये बन सकता है। और क्योंकि जो ऑडिट फर्म में जो ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट जाते हैं वो एक फर्म का एसेट ही होते हैं ना, 3.5 से 4 साल ट्रेनिंग करना होती है, तो ये छोटा पीरियड नहीं है, एक अच्छा खासा दौरानी है और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बन जाता है। तो क्या ही बेहतर हो जाए कि अगर इतना ऑडिट फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रही हो। ऐसी ऑडिट फर्म्स हैं जहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो ICAP के मिनिमम स्लैब से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो दूसरी ऑडिट फर्म्स हैं उनको भी देखना चाहिए और इसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग और मेन टॉपिक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नंबर 1 पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि अक्सर ये बात होती है कि ऑडिट फर्म में अप्लाई करने की राइट अप्रोच क्या है। और ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि एक तो आपने रिज़ल्ट से पहले अप्लाई किया होगा और अभी क्या करना है, एंड दूसरी ये बात है कि रेफरेंस को बहुत ज़्यादा मेन कंसीडर किया जाता है इस इंडक्शन प्रोसेस में। तो इन दोनों बातों को मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 1 बात, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको ये देखना होगा कि पहले रिज़ल्ट से पहले आपने डिफरेंट ऑडिट फॉर्म्स में अप्लाई किया, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया 2 तरीक़ों से। एक तो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था, आपने सबमिट किया और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और दूसरा आपने डिफरेंट ऑडिट फॉर्म्स में जाकर CV ड्रॉप की। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, 4 से लेकर 8 अटैम्प्ट से जितनी भी उनकी अटैम्प्ट्स लग गई CA एंटर तक या कैफ तक, तो वो 4 या 5 ऑडिट फॉर्म्स में अप्लाई करते हैं, बाकी ऑडिट फॉर्म्स में अप्लाई नहीं करते। किन ऑडिट फॉर्म्स में अप्लाई करना चाहिए, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले जो आपका स्टेटस था वो रिज़ल्ट से पहले था, आपको नहीं पता था कि आपका रिज़ल्ट क्या आया है। आपने इस दौरान कुछ स्किल्स पे भी काम किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स अभी स्किल्स पे काम कर रहे होंगे, तो आपने अपनी CV को, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है ताकि आप वहाँ पे वो सबमिट करा सकें और आपकी जब इंटरव्यू टेबल पे जाएँ तो आपकी जो CV है वो अपडेटेड हो। अच्छा, आप एक और बात नोट करते हो कि अक्सर मैं स्किल्स की बात करता हूँ, उसके पीछे रीज़न यही है कि आप अपने आप को रेडी कर सकें ताकि अगर आप जाएँ इंटरव्यू प्रोसेस में तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिले। जब मैनेजर को या स्टाफ को पता चले कि इसने वही स्किल्स पे काम करके आया है जो कि ऑडिट फर्म में यूज़ होनी है, तो वहाँ पे आपको कितनी प्रेफरेंस मिलेगी। और दूसरी बात, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप गए हुए थे तो आपने ये देखना होगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ हैं और आपने किस तरह से अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करना है, क्या ज़रूरत भी है या नहीं है, या आपने इंटरव्यू से पहले वहाँ पे HR डिपार्टमेंट को अपनी अपडेटेड CV सबमिट करनी है। ये बात होगी। क्या आपको 4 या 5 ऑडिट फॉर्म में अप्लाई करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इस सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और ये स्टूडेंट्स की बड़ी गलती होती है। 3 या 4 ऑडिट फॉर्म्स में अप्लाई कर देते हैं और उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपने एटलीस्ट 10 से 12 जो ऑडिट फॉर्म्स हैं उनको आपने शॉर्ट लिस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर अटैम्प्ट्स की, आपकी अटैम्प्ट्स कितनी हैं, और फिर आपने वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में जाना है, चाहे फिज़िकल हो या चाहे ऑनलाइन हो। अभी हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि ये कहा जाता है कि रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जी इस फील्ड में, इंडक्शन प्रोसेस में। ये एक मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी और मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, सारी बात नहीं बताता। वो ये कि एक उनसे इस तरह से बात हुई कि सर मैंने एक पर्टिकुलर ये काम करना है, तो मैं मंडे तक का वेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे अब्बा की मीटिंग है एक बंदे के साथ और उन्होंने मेरी इंडक्शन के सिलसिले में बात करनी है, तो अगर तो वो डन हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये काम कर लूँगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंडक्शन प्रोसेस से, क्योंकि मैं ख़ुद गुजर चुका हूँ और आप में से काफ़ी लोग अगर अपने सीनियर से भी पूछेंगे तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे कि ये प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक होता है
और जो रेफरेंस होता है इस पर्टिकुलर फील्ड में वो आपको सिर्फ एक स्टेप आगे लेके जाता है कि अगर एक ऑडिट फर्म में 100 के करीब CV सबमिट हो रही हैं तो उसमें से कोई 15, 20 या 25 स्टूडेंट्स को वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए, तो आपका ये हो जाएगा कि आपकी CV ऊपर चली जाएगी और आपको कॉल हो जाएगी इंटरव्यू के लिए, आपकी वहाँ से जो सैम्पलिंग प्रोसेस से गुजर जाएगी। ये आप स्टेप निकल के आप इंटरव्यू प्रोसेस तक आ जाएंगे। बाकी आपकी अपनी एफ़र्ट्स हैं कि आपने पेपर कितनी जल्दी पास किए, आपने स्किल्स पे कितना काम किया हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन कितनी है, आपने इंटरव्यू प्रोसेस में कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, फिर ही आपको वो ऑडिट फर्म पर्टिकुलर जो है वो आपको सिलेक्शन कर सकती है। अगर वो आप उसके लिए सूटेबल नहीं होंगे तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है रिजेक्ट कर देंगे। आपको ये बात देखने की ज़रूरत है, कभी भी रेफरेंस के सहारे बैठेंगे तो आपको नुकसान होगा। आपने काफ़ी ऑडिट फर्म्स में अप्लाई करना है, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है और इंटरव्यूज़ देने हैं, चाहे वो B कैटेगरी की भी ऑडिट फर्म है, A कैटेगरी के अपने इंटरव्यूज़ देने ज़रूर जाना है, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है आपको पता चले कि एक्चुअली इंटरव्यू प्रोसेस में किस तरह से बात करनी है। क्योंकि बगैर इंटरव्यू दिए और अगर आप डायरेक्ट किसी बहुत बड़ी ऑडिट फर्म में चले जाते हैं तो ये भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है अगर आपको पहले एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने की तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए, बल्कि आपने इस अपॉर्चुनिटी से सीखना है कि अगर आपको वहाँ पे नहीं होता तो आपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से इंटरव्यू प्रोसेस में से गुजरना है। तो आई होप कि आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई और पॉइंट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।